गुड मॉर्निंग। वंदे मातरम। एसपी विभाग 1 में चैप्टर नंबर 2 प्रभावशाली पत्र व्यवहार और विभिन्न शैलियाँ, जिसमें हम आज प्रस्तावना, पत्र व्यवहार का इतिहास और पत्र व्यवहार के लक्षणों को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। प्रस्तावना। आज के युग में स्थान व समय की सीमा को संदेशा व्यवहार की आधुनिक पद्धतियों एवं उपकरणों ने लगभग समाप्त कर दिया है। कहने का तात्पर्य यह है कि आज हम कभी भी कहीं भी किसी भी जगह कोई भी सूचना भेज सकते हैं अथवा तो सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। हम नए नए उपकरणों के माध्यम से नई नई आधुनिक पद्धतियों का उपयोग करने लगे हैं और इस प्रकार इन उपकरणों के वजह से लगभग हम समय, दूरी, इनकी महत्वता को भूलते जा रहे हैं। परंतु आज भी समाज का प्रत्येक वर्ग एक दूसरे के साथ संपर्क में रहने के लिए संदेशा व्यवहार की जो विविध पद्धति हैं उसको और इजी तरीके से करने और उसे अपनाने में बिलीव करता है, विश्वास रखता है। और इसी प्रकार जो अत्यंत त्वरित, प्रभावशाली और सरल व सस्ती जो पद्धतियां हैं वो लोकप्रिय बनी हैं। देश में लोगों की शिक्षा, स्वभाव और परिस्थितियों को अगर ध्यान में रखें तो संदेशा व्यवहार की पद्धति का अगर मूल्यांकन किया जाए इस आधार पे तो आज भी धंधाकीय, व्यावसायिक और ऑफिशियल बातें पत्र व्यवहार के माध्यम द्वारा ही होती हैं। जितनी भी ऑफिशियल बातें होती हैं उनमें आज भी पत्र व्यवहारों का महत्व देखा जाता है। हम इस प्रकार कह सकते हैं कि पत्र व्यवहार का जो स्वरूप है वो अवश्य बदला है, परंतु उसका महत्व जरा भी घटा नहीं है। तो ये प्रस्तावना थी जिसे आप समझ गए होंगे मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। अब आगे बढ़ते हैं, पत्र व्यवहार का इतिहास देखते हैं। बहुत पहले पत्र व्यवहार जो होते थे हमने ये देख लिया। अब हम इसके लिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इतिहास, पत्र व्यवहार का इतिहास अति प्राचीन है। बहुत ही वर्षों पहले से हम पत्र व्यवहार का इतिहास देख रहे हैं। पहले कबूतरों के माध्यम से आदान प्रदान होते थे सूचनाओं के। फिर जो राजा थे वो अपनी बातों को गोपनीय रखने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान सूचनाएं जो थी वो दूतों के माध्यम से भेजा करते थे। फिर सूचनाएं वृक्षों के पत्तों पर, कपड़ों पर, कागज़ के टुकड़ों पर भेजी जाने लगी। उसके बाद धीरे धीरे भारत में जो ब्रिटिश राज्य आए, ब्रिटिश राज के समय जो संदेशा व्यवहार थे उनको एक सुसंगीत अथवा तो आयोजनबद्ध रूप से सुगठित स्वरूप में किया गया, जिसके द्वारा तार व डाक माध्यम जो था वह प्रारंभ किया गया। पत्र व्यवहार की जो व्यापकता थी उसको बढ़ाई गई और उसके पश्चात भारत सरकार ने संदेशा व्यवहार के लिए तार व टेलीफोन माध्यम जैसे आधुनिक उपकरणों की जो भेंट थी वो प्रजा को प्रदान करी। ठीक है, उसके बाद पोस्टकार्ड, अंतर्देशीय पत्र, लिफाफे जैसे बहुत ही सरल और किफ़ायती माध्यम का भी उपयोग होने लगा और वह लोकप्रिय भी बनी। उसके पश्चात अगर हम बात करें तो पत्र व्यवहार को अति त्वरित बनाने के लिए पोस्ट विभाग द्वारा स्पीड पोस्ट जैसे माध्यम भी प्रारंभ किए गए, जिससे हम समय का बचत कर सकते थे और सरलता से बहुत ही जल्दी कोई भी सूचना हम अन्य व्यक्ति को भेज सकते थे। तत्पश्चात शैक्षणिक एवं सामाजिक पत्र व्यवहार के लिए पत्रों की जो संख्या थी वो बढ़ने लगी। उसके बाद कुरियर, जिसे आंगड़िया भी कहते हैं, इन पत्र व्यवहार का आदान प्रदान निजी पद्धति के द्वारा भी प्रारंभ हो गया। आपने देखा होगा कुरियर कंपनी होती हैं, अब वो प्राइवेट हो गई हैं। पहले ये था कि
ये राष्ट्रीयकृत थी, सरकार के द्वारा जो कार्यरत कार्यालय है उनके द्वारा ही भेजा जाता था। बट अब निजी जो कुरियर माध्यम है, मतलब निजी प्राइवेट कंपनियां हैं, उनके द्वारा भी अब ये कुरियर का कार्य स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो इंटरनेट के और इसके बाद अगर हम बात करें कि जो कुरियर कंपनियां हैं वो नए नए तरीके से अब कुरियर का काम करने लगी है। उसके पश्चात अगर हम देखें तो इंटरनेट का आगमन हुआ, और इंटरनेट आगमन के बाद ईमेल जैसे पत्र व्यवहार भी अत्यंत आधुनिक और सुविधाजनक सेवाएं जो थी उनकी प्रारंभ हो गई। तो ये तो प्रस्तावना, और आपने पत्र व्यवहार का इतिहास देखा कि क्या इतिहास था। पहले कबूतर, फिर धीरे स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते गए, और आज हम इंटरनेट के माध्यम का उपयोग करने लगे हैं। ठीक है, अब आते हैं पत्र व्यवहार की जो लक्षण हैं, लाक्षणिकताएं, उन्हें देखते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो टॉपिक वाइज टॉपिक है जिसे हम समझ लेते हैं। तो संदेशा व्यवहार का जो आधुनिक युग है वो बहुत ही सुरक्षित रहा है। पत्र व्यवहार, व्यापार धंधा, इनके क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण अंग बना हुआ है। पत्र व्यवहार के जो लक्षण हैं वो निम्नानुसार दर्शाए हैं, हम उन्हें समझते हैं। तो संदेशा व्यवहार अथवा तो पत्र व्यवहार बहुत ही सरल और किफ़ायती यानी सस्ता, जो आपके बजट में आए, ऐसी पद्धति है। ठीक है, उसके बाद दूसरा टॉपिक है पत्र लिखने वाला, प्राप्त करने वाला, दोनों के लिए उपयोगी है। जो व्यक्ति पत्र लिख रहा है, जो भी बात बताना चाहता है, सूचना देना चाहता है, वह जो प्राप्त कर रहा है, जो सूचनाएं प्राप्त करने वाला है, इन दोनों के लिए उपयोगी है। क्योंकि बातें जिनको लिखी गई हैं उन्हीं के द्वारा पढ़ी जाएंगी, गुप्त बातें भी उन्हीं द्वारा पढ़ी जाएंगी, जिससे अन्य तीसरे व्यक्ति के से मतलब तीसरे व्यक्ति का इसमें कोई लेन देन नहीं है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दोनों के लिए उपयोगी है, पत्र भेजने वाला भी और पत्र प्राप्त करने वाला भी। ठीक है, तीसरा टॉपिक स्थान, अंतर और समय की मर्यादा से बाहर। मैंने कहा आज का जो आज की जो परिस्थिति है जिसमें हम इंटरनेट का उपयोग करने लगे हैं, नए नए उपकरणों का उपयोग करने लगे हैं, है ना, तो उसमें हम समय नहीं देखते, मर्यादा नहीं देखते। बट पत्र व्यवहार में भी सेम ऐसा ही है। हमें स्थान पता है तो हम स्थान के अकॉर्डिंग पत्र लिख सकते हैं। हमें चाहे दूरी चाहे कितनी भी हो, कितना भी अंतर हो, हम हमारे पत्र को भेज सकते हैं सामने वाले को। थोड़ा टाइम लगेगा, डिस्टेंस देखिए, समय पहले से कम लगने लगा है ना। अब तो इंटरनेट का माध्यम है, मेल भी भेज सकते हैं, हम फैक्स कर देते हैं। तो कभी भी हम बिना समय की मर्यादा, मतलब हमारे पास हम ना स्थान देखें, ना अंतर देखें, ना समय, हम हमारे पत्र को भेज सकते हैं, सामने वाले व्यक्ति को सूचनाएं भेज सकते हैं, दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, उनकी मर्यादाएं नहीं आएंगी। ठीक है, चौथा देखते हैं। जिस सूचना के लिए पत्र व्यवहार किया गया है वह उसका आधारभूत प्रमाण है। हम जिस भी विषय में पत्र लिख रहे हैं, वह पत्र जिस व्यक्ति को प्राप्त होगा उसके लिए वो एक आधारभूत प्रमाण होगा, विश्वसनीयता दर्शाएगा और भविष्य में एक एविडेंस अथवा तो प्रूफ का काम करेगा। अगर भविष्य में उन्हें आवश्यकता हो तो वो उस पत्र को एक आधारभूत विकल्प के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। पांचवा, सूचना को गोपनीय रखा जा सकता है। हमने आपको बताया कि कभी भी कोई भी सूचना अगर आप एक व्यक्ति को लिख रहे हैं तो वो पत्र उसी व्यक्ति के द्वारा पढ़ा जाएगा, जिससे ये होगा जो भी सूचनाएं होंगी वो गोपनीय तरीके से होंगी और उस व्यक्ति को ही मिलेंगी, तो गुप्तता बनी रहती है। भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर संबंधित सूचना का पुनः उपयोग हो सकता है। मैंने अभी आपको बताया कि एक आधारभूत प्रमाण के रूप में भविष्य में जिस व्यक्ति ने पत्र प्राप्त किया है वो उसे रख सकता है एविडेंस के रूप में। एग्जैक्टली वैसे ही पॉइंट है छठा, कि भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर जो भी सूचनाएं होंगी वो आप कभी भी किसी के भी समक्ष रख सकते हैं। आप बता सकते हैं कि ये पत्र में ये लिखा गया था और इसी के थ्रू हमने ये सारे चेंजअप किए थे। क्योंकि हम वाणिज्य क्षेत्र के लिए पत्र व्यवहार को पढ़ रहे हैं, जिसमें सारे बिजनेस होंगे, जिसमें हम कंपनी पेड़ी अपना व्यवसाय देख रहे हैं, तो सारी बातें व्यवसाय रिलेटेड होंगी। तो ऐसे व्यवसाय रिलेटेड बातों में भविष्य में बातें इधर उधर होती हैं
जिसमें हम प्रूफ के रूप में ऐसी सूचनाएं रख सकते हैं कि आपके द्वारा यह बातें बोली गई थी या सूचनाएं दी गई थी। ठीक है। 7वां टॉपिक, पत्रों को सरलता से प्राप्त व भेजा जा सकता है। मैंने अभी कहा स्थान समय अंतर महत्व का नहीं है, मर्यादाओं से बाहर है, तो कभी भी आप पत्र को सरलता से कहीं से भी भेज सकते हैं। 8वां टॉपिक, पत्र लिखने वाले व प्राप्त करने वाले को जोड़ने वाली कड़ी। आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये जो टॉपिक 8 है मैं इससे पढ़ा रही हूँ। 8, ठीक है। तो पत्र लिखने वाले व प्राप्त करने वाले को जोड़ने वाली कड़ी है। इन दोनों के मध्य जो पत्र प्राप्त कर रहा है और जो पत्र प्राप्त मतलब जिन्होंने भेजा है और जिनको ये पत्र मिल रहा है, इन दोनों के मध्य एक कड़ी स्वरूप में है, जिनके वजह से मतलब दोनों के बीच एक जुड़ाव है। किसके थ्रू? तो पत्र के थ्रू, है ना। पत्र भेजा जा रहा है, पत्र मिल रहा है, तो दोनों के बीच एक कड़ी संदेशा व्यवहार के द्वारा जो पत्र भेजा गया उससे है। फिर 9, पत्र की लिखावट संबंधित पेढ़ी या संस्था की छाप खड़ी रहती है। आप जिस भी तरीके से पत्र लिख रहे हैं, जो भी कंपनी है उनके थ्रू आप जो बदलाव लाना चाहते हैं, जब पत्र प्राप्त करने वाला प्राप्त करता है तो उसके मन में एक अच्छी इमेज आती है एक संस्था के लिए कि देखिए इस संस्था के द्वारा यह पत्र जो है वो लिखा गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि मान लीजिए किसी पीढ़ी के द्वारा उनके प्रोडक्ट की जो कमियां हैं उसको बताई जा रही है, जिसे आप खुलेआम किसी सोशल मीडिया साइट पे रखेंगे तो 4 लोगों के बीच उनकी बदनामी हो सकती है। लेकिन अगर यही बात आप किसी पत्र के द्वारा अगर उस संस्था को बताते हैं कि ये जो संस्था है आपके द्वारा जो प्रोडक्ट बनाया गया उसमें मैंने ये कमी देखा, आप चाहे तो इसे आप देख सकते हैं, मुझे ये चीज़ लगी, आप सुधार कर सकते हैं। सामने वाला जो पीढ़ी है जो उनके अंडर काम कर रहा है उसको ये लगा कि अरे ये चीज़ ऐसे है और ये चीज़ बाहर आ सकती थी बट उन्होंने बाहर आने नहीं दी बात को, और वो पत्र के माध्यम गुप्तता से बताई आपको, तो वो उन्हें एक अच्छी छाप के रूप में लेता है कि देखिए हमारी बातों को इन्होंने इतने अच्छे तरीके से लिया। तो इस प्रकार गुप्तता भी बनी रहती है, सामने वाले व्यक्ति के प्रति एक छाप अच्छी उपस्थित होती है आपके माइंड में पीढ़ी को लेकर के। तो इस प्रकार एक इमेज भी अच्छी बनती है सिर्फ और सिर्फ पत्र माध्यम से। ठीक है। फिर हम देखते हैं टॉपिक नंबर 10, पत्र संबंधित पीढ़ी या संस्था का मौन स्वरूप प्रतिनिधित्व करता है। मौन स्वरूप अर्थात गुप्तता बनी रहती है, बिना कुछ बोले समझे आप अगर पत्र लिख रहे हैं सामने वाले को पत्र मिल जाएगा, वह उस पर कार्यों के द्वारा अमल स्टार्ट कर देगा, जिससे हमें किसी 4 लोगों को बोलने की आवश्यकता नहीं है। जिसको भेजा गया उसके द्वारा पत्र सामने वाले को जब मिलता है तो वो उस पर कार्य करना स्टार्ट कर देता है, जिसमें एक मौन स्वरूप दिखता है और जो कार्य है वो बड़े ही सरलता से अमल में आने लगता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक प्रतिनिधित्व जो है पत्र माध्यम से शुरू होती है। ठीक है। तो यहाँ पे ये आपके कुछ टॉपिक थे लक्षण के, जो 10 टॉपिक थे मैंने आपको समझा दिए। इसके आगे का जो टॉपिक है हम आगे के लेक्चर में सीखेंगे। धन्यवाद।